नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर और उनसे संबंधित प्रश्नों को आज के वीडियो में हल करेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यह आपके अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न है, विकास से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी? क्या दीवा स्वप्न, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या फिर मानसिक विकास? तो देखिएगा साथियों, कल्पना की बहुलता होती है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वो कब से 12 से 18 वर्ष तक होती है। 12 से 18 वर्ष तक व्यक्ति किशोर होता है, तो वो बालक क्या करेगा? कल्पना जगत में खोया रहेगा। उसमें दीवा स्वप्न होगा। दीवा स्वप्न मतलब खुली आंखों से दिन में देखे जाने वाले सपनों को दीवा स्वप्न कहते हैं। और दीवा स्वप्न के ऊपर सबसे ज़्यादा भारत में गीजूभाई बधेका के द्वारा प्रयास किए गए। तो दीवा स्वप्न देखिएगा, वो उसमें कल्पना की बहुलता होगी और उसका मानसिक विकास भी उच्च लेवल पर होगा, क्योंकि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है। ये कौन कौन सी होती है? तो वो कहा है, किसने कहा? स्टैनली हॉल ने इसको क्या कहा है कि नया जन्म का काल होता है। तो उसकी मानसिक विकास तेजी से होगा, कल्पना की बहुलता में खोया रहेगा। कल्पना जगत में खोया रहता है, मतलब नए 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 कल्पनाएं करता है, नए नए अपने माइंड में आइडियाज़ लाता है। तो वो कल्पना की बहुलता होगी। और स्वप्न, दीवा स्वप्न में खोया रहता है, परंतु संचय की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है। संचय की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में बच्चा छोटी छोटी चीज़ों का संग्रहण करता है, उसे संचय की प्रवृत्ति कहते हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? संचय की प्रवृत्ति। संचय किशोरावस्था में नहीं होके बाल्यावस्था में करता है बालक। तो किशोरावस्था की और प्रमुख अवस्थाएं जानेंगे हम, कि नया जीवन का काल, नया जन्म का काल किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। क्योंकि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा सिद्धांत प्रस्तुत, एक तरफ से कह सकते हैं कि स्टैनली हॉल ने ही सबसे ज़्यादा रिसर्च किया था किशोरावस्था के ऊपर। तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? उन्होंने एक तो कहा है कि नया जन्म का काल कहा है, और एक और कहा है दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल। क्या कहा है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को? दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, ये कहा है। और नया जन्म का काल, ये किशोरावस्था को किसने कहा है? स्टैनली हॉल के द्वारा। एक और परिवर्तन का काल, मतलब सर्वाधिक उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसमें सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो किशोरावस्था परिवर्तन का काल भी होता है, मतलब शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक होते हैं, मतलब दाढ़ी मूंछों का धनी हो जाता है उसमें व्यक्ति। तो ये क्या हो जाता है? उसमें शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो सर्वाधिक परिवर्तन का काल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने कहा है। आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, किलपैट्रिक ने किशोरावस्था के संबंध में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि व्यक्ति इस अवस्था में समायोजन नहीं कर पाता। न तो समाज से समायोजन बैठता है उसका, न घर वालों से, क्योंकि वो हमेशा किशोरावस्था में 12 से 18 में उसके विचार अलग ही चलते हैं, तो वो समायोजित नहीं हो पाता। तो जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, और किसने कहा है? किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। परिवर्ती अवस्था भी कहा है इसको। विशिष्टता की खोज का समय, आकस्मिक आयु बोल सकते हैं हम इसको। और ये गोल्डन एज भी कही जाती है। गोल्डन एज मतलब स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसको कहा है? तो किशोरावस्था को कहा है। किशोरावस्था जो होती है वो स्वर्ण काल होती है। बसंत ऋतु, स्प्रिंग एज भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि बसंत ऋतु क्या होती है? उसके जीवन में बसंत बहार होती है, वो नए नए स्वप्न देखता है, कल्पना जगत में खोया रहता है। तो उसकी बसंत ऋतु कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था। तो बसंत ऋतु भी कहा गया है, स्वर्णकाल कहा गया है। और स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल। जबकि जीवन का सबसे कठिन काल, ये किसने कहा है किशोरावस्था को? तो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा ये कहा गया है। और देशभक्ति की भावना भी उसमें रहती है। समायोजन का अभाव पाया जाता है, बताया ना मैंने, कि क्योंकि वो जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने, क्योंकि वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। न तो परिवार से समायोजन बैठता है उसका, न समाज से समायोजन बैठता है, और ना ही स्वयं के घर वालों से समायोजन कर पाता है। इस कारण से इसको समायोजन का अभाव भी रहता है किशोरावस्था में। और वीर पूजा, मतलब हीरोइज्म वर्शिप की उसमें प्रधानता पाई जाती है। किसी एक व्यक्ति को अपना हीरो मान के वो उसके समान आचरण करने लगेगा, तो इसको क्या कहा है? वीर पूजा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में होती है। और चहुमुखी विकास होता है। उस समय क्या होता है? उसका शारीरिक विकास भी होता है, एक मानसिक विकास भी होता है। तो चहुमुखी मतलब चारों दिशाओं में उसका विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका सांस्कृतिक विकास, तो सभी तरह से विकास होता है। तो इस कारण इसको चहुमुखी विकास की अवस्था भी
कहा जा सकता है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, हमने जाना है यहाँ पर किशोरावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति क्या होती है, दीवा स्वप्न की, कल्पना में खोया रहता है वो, दीवा स्वप्न में मतलब कल्पना में खोया रहता है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, मतलब विषम लिंग के प्रति वो क्या कहेगा करेगा, आकर्षित होगा, तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति उसमें पाई जाएगी। और अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था किसने कहा है, जिन पियाजे ने, क्योंकि पियाजे ने किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो क्योंकि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चा अमूर्त प्रकार से सोच सकता है, तो उस कारण उन्होंने अमूर्त अमूर्त जो उसके विचार होते हैं, अमूर्त चिंतन होते हैं, उसकी अवस्था जिन पियाजे ने कहा है। अगर समस्याओं वो उलझन की आयु, उलझन मतलब उलझा हुआ रहता है पूरा किशोरावस्था में बालक, तो ये इतनी विशेषताएं किसकी हो गई, उसकी किशोरावस्था की। ठीक है, बालक किशोरावस्था में दीवा स्वप्न देखेगा, ख्यालों में डूबा रहेगा, कल्पना की बहुलता होगी, मानसिक विकास उसका होगा। इसको स्वर्ण काल कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। और खास करके दो कथन याद रखिएगा, स्टेनले हॉल ने तो इसे दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा है, जबकि जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक के द्वारा। तो ये किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख विशेषताएं थी। और कौन सी विशेषता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो संचय की प्रवृत्ति, मतलब एक एक चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, बाल्यावस्था में होती है। वो बालक जो बाल्यावस्था में होता है ना, तो उस अवस्था में उसमें संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बालकों को विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। सबसे कठिन काल अभी जाना दोस्तों हमने कि जीवन का सबसे कठिन काल वो होता है किशोरावस्था। कौन सा होता है, किशोरावस्था। यहाँ पर सभी आंसर नहीं आएगा किशोरावस्था। और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बालकों के विकास की सबसे कठिन अवस्था किस अवस्था को कहा है, किशोरावस्था को। ये तो आपसे सामान्य प्रश्न है, परंतु किसने कहा है ये पूछा जा सकता है। कठिन काल किसने कहा है, तो ये कहा है किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक के द्वारा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किसने, किलपैट्रिक ने। अगर आपसे पूछे कि दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव की अवस्था को, किशोरावस्था को किसने कहा है, तो वो कहा है स्टेनले हॉल ने। अगर आपसे पूछे कि नया जन्म का काल, न्यू बर्थ पीरियड किसने कहा है, तो वो कहा है स्टेनली हॉल महोदय के द्वारा। तो देखिएगा, स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था के संदर्भ में कहा है कि ये दबाव की, तूफान की, संघर्ष की एवं तनाव की अवस्था है, जबकि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा है, किलपैट्रिक के द्वारा। तो ये यहाँ पर याद रखना, दो कथन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसको स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है, बसंत ऋतु कह सकते हैं, क्योंकि सभी तरफ से मनमस्त रहता है ये किशोर इस ऋतु में, इस काल में। तो ये यहाँ पर कठिन काल किसको, किशोरावस्था को कह सकते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्नांकित में अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। देखिए यहाँ पर हमें समझना है समलिंगी और विषमलिंगी। विषमलिंगी के प्रति कब होगा, किशोरावस्था में। जब बालक किशोर हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में रहेगा, तब उसका जो खिंचाव रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, विषम लिंगी की तरफ। मतलब बालक होगा तो उसका बालिकाओं की तरफ होगा, और बालिकाएं होगी तो उसका खिंचाव किसकी तरफ होगा, बालकों की तरफ। ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। परंतु आपके प्रश्न में समलिंगी दिया है, मतलब अपने ही समान लिंग के प्रति बालक खिंचाव कब रहता है, तो वो रहेगा बाल्यावस्था में। क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसमें समलिंग के प्रति बालक का झुकाव रहता है, समलिंग के प्रति बालक का झुकाव रहेगा। ये जीवन का अनोखा काल कहलाता है, ये जीवन का निर्माणकारी काल कहलाता है, ये मतलब सामाजिकरण का काल कहलाता है। और एक खासकर पूछा जाता है, मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था किसके कहते हैं, तो ये कहा है रॉस ने। और ये मिथ्या और छद्म परिपक्वता की अवस्था किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। मिथ्या मतलब वो इतना मैच्योर हुआ नहीं है, परंतु खुद को दिखाने की कोशिश करता है बालक छद्म तरीके से, झूठे तरीके से, कि हाँ मैं अब मैच्योर हो गया हूँ बाल्यावस्था में। कि कब दिखाता है वो, बाल्यावस्था में। तो वैचारिक काल की अवस्था भी कह सकते हैं हम इसको। शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है कौन सा, बाल्यावस्था। ठीक है, अभी हमने किशोरावस्था के बारे में कहा है, परंतु अब हम बाल्यावस्था की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें समलिंगीयता की भावना पाई जाती है। मतलब अगर व्यक्ति के बालक के दोस्त होंगे तो वो बालक होगा तो बालक ही होगा उसका दोस्त, और बालिका होगी तो उसकी दोस्त कैसी होगी, बालिका के प्रति ही वो खिंचाव रहेगा। परंतु किशोरावस्था में विपरीत हो जाता है इसके काम, वो समलिंगी की जगह क्या हो जाता है, विषमलिंगी के प्रति हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें याद रखना है। समलिंगी मित्रता किसके प्रति होगी, बाल्यावस्था में, जबकि विषमलिंगी किस में होगा, विषमलिंगी किशोरावस्था का। और अर्थभेद पाया जाता है उसमें, लिंग भेद की भावना हो जाती है उसमें। इसको खेल की आयु भी कहते हैं हम।
बाल्यावस्था को क्या कहा जा सकता है, खेल की आयु कह सकते हैं, इसको गंदी आयु भी कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर मूल दुश्चिंता की अवस्था किसने कहा है, कैरेन हॉर्नी के द्वारा कहा गया बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था। बिना काम के भ्रमण, निरुद्देश घूमता रहता है बालक, इधर से उधर घूमता रहता है, वो बाल्यावस्था में घूमता रहता है। किशोरावस्था में हमने पहले पढ़े, अब बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जीवन का अनोखा काल होता है, जीवन का निर्माणकारी काल होता है, और ये सामाजिकरण का काल होता है। छद्म या मिथ्या परिपक्वता, मतलब बच्चा छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा किसने है बाल्यावस्था को, तो वो कहा है रॉस महोदय के द्वारा। मतलब बच्चा इतना परिपक्व, इतना मैच्योर हुआ नहीं है, परंतु वो स्वयं को बाल्यावस्था में मैच्योर दिखाता है, तो इसको रॉस ने क्या कहा है, छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। तो देखिएगा साथियों, बालकों का आकर्षण समलिंग के प्रति कब होता है, बाल्यावस्था में। अगर यहाँ पर विषम लिंगी हो जाएगा तो वो आ जाएगा किशोरावस्था, ठीक है। तो समलिंगी में बाल्यावस्था आएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है। मतलब किशोरावस्था में अपराध करने लग जाता है बालक, ये किसने कहा है, तो किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है, ये वैलेंटाइन। मतलब उसके नाजुक समय, मतलब इस समय अगर बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ नहीं गया तो बाकी के जीवन में भी नहीं जाएगा, परंतु किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ने के उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। इस कारण किसी का भी सामाजिकरण अगर किशोरावस्था में सही साट हो गया तो वो जीवन में आगे कभी भी वो उस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं लाएगा अपने दिमाग में। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था कैसा काल है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये किसने कहा है, ये कहा है अपने वैलेंटाइन महोदय के द्वारा। किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल ने भी कहा है। स्टैनली हॉल की परिभाषा पढ़ते हैं तो किशोरावस्था के बारे में उन्होंने क्या कहा है, संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था। किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं हम किशोरावस्था की। किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल ने कहा है संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था, जबकि रॉस ने कहा है आदर्शों का निर्माण व पोषण है। ठीक है, रॉस ने क्या कहा है, आदर्शों का निर्माण व पोषण है। जबकि वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह वैलेंटाइन के द्वारा किया गया है, कहा गया है। क्रो एंड क्रो ने भी परिभाषा दी है इसकी, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो ये इतनी परिभाषाएं मतलब हमने जानी है, परंतु हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, वैलेंटाइन के अनुसार है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। तो ये 4 प्रश्न हमारे थे। स्किनर जो थे, स्किनर ने भी परिभाषा दी है, परंतु वो इसके संदर्भ में नहीं है, किशोरावस्था के संदर्भ में नहीं है। स्किनर जो थे, इनका सिद्धांत हम जान सकते हैं। स्किनर का सिद्धांत कौन सा था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया, और वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किया था। वैलेंटाइन जो थे, वैलेंटाइन ने बहुत सारी जगह परिभाषाएं दे रखी है, ठीक है। और हर्बर्ट की पंचपदी फेमस है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन है, किसका कथन है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन किसने दिया है, तो हम यहाँ पर सीखना यानी अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने कहा है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। तो ये दोस्तों कहा है स्किनर महोदय के द्वारा। स्किनर के द्वारा कथन है, स्किनर का कथन है कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। और यहाँ इनको अगर सीधे तरीके से पढ़ें तो व्यवहार में उत्तरोत्तर विकास ही सीखना है। उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, प्रगति होती रहती है। तो प्रगति कहीं पर भी आ जाए तो वो स्किनर महोदय का कथन है। किसके संदर्भ में, तो सीखने के संदर्भ में। अगर हम गेट्स की परिभाषा जाने तो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, ये कहा है गेट्स ने। गेट्स ने क्या कहा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे गेट्स के द्वारा। अगर हम गिलफोर्ड की परिभाषा जाने तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये अधिगम के संदर्भ में गिलफोर्ड की परिभाषा है। जबकि साथियों क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो कितना सरल सा है हमारा अधिगम का टॉपिक, कितना सरल सा है परिभाषाएं। स्किनर ने तो कहा है कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यानी अधिगम कहते हैं, ठीक है, सीखना कहते हैं। अगला है गेट्स। तो गेट्स ने क्या कहा है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। जबकि गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही
अधिगम है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा हो गई। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि अभी 2 बार चर्चा कर चुके हैं हम, 2 बार चर्चा कर चुके हैं। किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। इन्होंने अपनी पुस्तक में एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी है इनके द्वारा। एडोलसेंस, एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई। स्टैनले हॉल के द्वारा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था पुस्तक लिखी गई, और एडोलसेंस पुस्तक में ही इन्होंने किशोरावस्था के ऊपर बहुत रिसर्च किया। तो किशोरावस्था का जनक किसे कहा जा सकता है, या फिर किशोरावस्था का पिता? तो किशोरावस्था का सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने ही अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया, इसके ऊपर रिसर्च किया। इसी कारण किशोरावस्था का पिता या फिर किशोरावस्था का जनक किसे कह सकते हैं? स्टैनले हॉल को मानते हैं हम। और स्टैनले हॉल ने क्या कहा है किशोरावस्था के संदर्भ में? कि बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। तो ये किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल के द्वारा, ये स्टैनले हॉल का कथन है। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? ये 7वां प्रश्न है आपका। किसने किसने क्या कहा गया है? माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है। तो वो हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, क्योंकि कोठारी आयोग 1964 में स्थापित किया गया था। कब? आपसे पूछ सकता है कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1964 में स्थापित की गई, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मतलब 2 साल से इसने बालकों की शिक्षा कैसी हो इसके लिए अध्ययन किया, और नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति, मतलब इन्होंने बताया, कोठारी आयोग में बताया गया, जो इसके कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे कोठारी जी, उन्होंने बताया कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। तो 1964 में स्थापित किया गया, 1966 में अपनी रिपोर्ट सरकार को इन्होंने सौंपी। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? अतृप्त इच्छा कौन सी है? ये अगला फ्रायड से संबंधित प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड से। सिगमंड फ्रायड ने एक तो विकास का सिद्धांत भी दिया है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। जबकि फ्रायड ने व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया है, और व्यक्तित्व का सिद्धांत इनका क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। जिनका अगर हम जाने फ्रायड के बारे में, तो फ्रायड का जन्म फ्राइबर्ग में हुआ था, और बाद में ये वियना यानी ऑस्ट्रिया में जाकर बस गए थे। इन्होंने 3 प्रकार के कारक बताए हैं व्यक्तित्व के अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। एक तो बताया इड, क्या बताया? इड। एक बताया ईगो, और एक बताया सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब एक तो बताया इड, एक बताया ईगो, और एक बताया सुपर ईगो। तो इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? इड यानी इदम, और ईगो यानी अहम, और सुपर ईगो यानी परम अहम। तो इन्होंने 3 प्रकार के मन भी बताए हैं। जो चेतन मन होता है वो किससे संबंधित होगा? चेतन मन हमेशा सुपर ईगो से संबंधित होगा। 3 प्रकार के मन भी बताए इन्होंने। कितना? 3 प्रकार के मन भी बताए हैं, और 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अगर हम बात करें, इड से संबंधित होगा वो अचेतन मन होगा। कौन सा? अचेतन मन इड से संबंधित होगा। सुपर ईगो से यानी ईगो से संबंधित होगा वो अर्धचेतन मन। कौन सा? अर्धचेतन मन किससे संबंधित होगा? ईगो से। और सुपर ईगो से संबंधित होगा वो चेतन मन होगा। कौन सा? चेतन मन। तो यहाँ पर हमारे सामने ईड से संबंधित मन आ जाए तो अचेतन मन, ईगो से संबंधित मन आ जाए अर्धचेतन मन, और सुपर ईगो से संबंधित मन आ जाए तो वो कौन सा मन हो जाएगा? चेतन मन। अगर हम बात करें तो फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है अपने सिद्धांत में, जिसको उन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी है। तो काम प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इस कारण हमारा सही आंसर क्या हो जाए? काम वासनाएं कभी अतृप्त, मतलब इनकी तृप्ति कभी नहीं होती है, ये फ्रायड ने कहा है। तो फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो बताए, यानी इदम, अहम और परम अहम। 3 प्रकार के मन भी बताए हैं। चेतन मन मतलब हमारी जो इच्छाएं होती है, जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, वो अचेतन मन में जाती है। परंतु जो हमारी अच्छी इच्छाएं होती है, जो हमारा मन नैतिक होता है, वो चेतन मन होता है। और अचेतन मन हमेशा दुखद बातों और अतृप्त इच्छा जो होती है, और हमारी जो कटु अनुभूतियां रहती है, वो अचेतन मन में रहती है। ये 90% होता है। कितना? 90% जो होता है वो कौन सा मन होता है? वो होता है अचेतन मन। जबकि चेतन मन कितना? 10% चेतन मन होता है। चेतन मन 10% होता है। तो हमारे साथियों, इन दोनों के बीच का जो कार्य करता है, पुल का कार्य, वो अर्धचेतन मन होता है। 90% तो अचेतन मन होता है, और 10% चेतन मन होता है। इन दोनों के मन के मध्य में अर्धचेतन मन रहता है, जो क्या करता है? इनके बीच की अवस्था कहलाती है। अचेतन मन और चेतन मन के बीच की अवस्था अर्धचेतन मन कहलाती है। इड यानी इदम,
ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी परम अहम। ठीक है, तो ये हम भारतीय दर्शन के अनुसार भी इड को तमोगुण कहा गया है और ईगो को रजोगुण कहा गया है। सुपर ईगो मतलब सतोगुणी। ठीक है, तो तामसिक और राजसिक और हम कह सकते हैं सात्विक। इस प्रकार से चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन ये किसके द्वारा बताए गए हैं? चेतन मन वो होता है जो हमारी शारीरिक इच्छाएं मानसिक इच्छाएं प्रबल होती है और शारीरिक इच्छाएं कम होती है। जबकि अचेतन मन में क्या रहता है? अचेतन मन में शारीरिक इच्छाएं ज़्यादा रहती है और मानसिक इच्छाएं उसके दब जाती है। जबकि जो अर्धचेतन मन होता है उसमें शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाओं के मध्य संतुलन बना रहता है। ये यहाँ पर मानसिक इच्छाएं और यहाँ पर शारीरिक इच्छाएं, इन दोनों के मध्य संतुलन बना रहा है, तो वो कौन सा? अर्धचेतन मन हो गया। तो इस प्रकार से फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए हैं और 3 प्रकार की उनसे संबंधित अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो ये इड, ईगो और सुपर ईगो फ्रायड के द्वारा बताया गया है। और फ्रायड ने व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? तो वो काम वासनाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती, तो इन्होंने काम वासनाओं को अतृप्त इच्छा कहा है। 9वां प्रश्न है, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है। बालक का अपने आप में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, यानी अपने आप पर मोहित होता रहता है। स्वमोह कह सकते हैं हम उसको, मतलब स्वयं पर मोहित होना, स्वयं के रूप को देखकर अच्छा महसूस करना, वो कहा है नार्सिसिज्म। फ्रायड ने इसको क्या कहा है? नार्सिसिज्म। मतलब स्वमोह की प्रक्रिया, स्वयं से मोह करना या फिर अपने आप में मस्त रहना, क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है आत्ममोह या फिर नार्सिसिज्म की प्रक्रिया उन्होंने, फ्रायड ने कहा है। नार्सिसिज्म हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रायड ने बालक अपने आप में मस्त रहता है तो उसको क्या कहा है? नार्सिसिज्म। और फ्रायड ने एक चीज़ और बताई है कि बालक में तो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वो अपने माता से ज़्यादा स्नेह करते हैं, जबकि बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करती है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि ऑडिपस ग्रंथि बालक में पाई जाएगी जिससे वो अपनी माता से ज़्यादा स्नेह करेगा, और इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है जिससे वो अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो ये भी फ्रायड ने कहा है। फ्रायड ने लिबिडो की अवधारणा भी दी है। जिसके लिबिडो में उन्होंने बताया कि लिबिडो को ही काम की संज्ञा दी है, काम प्रवृत्ति की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से फ्रायड से संबंधित ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान से एक शब्द लिया था जीन पियाजे ने। जो मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया होती है उसको जीव विज्ञान में स्कीमा कहा गया है। तो ये एक सीधा सा प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित था। जीन पियाजे ने व्यक्ति के अधिगम की 4 प्रकार के अधिगम की अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था की बात करें तो हम सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज, यानी हम उसको बोल सकते हैं हिंदी में गत्यात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरकी अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी जो उन्होंने बताई है वो बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था बताई उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।